नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम दराज जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका जो है मान्य टेस्ट 3 देख रहे थे और इसमें अपन ने 40 क्वेश्चन देख लिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से देखेंगे, जिसमें जो है इंडियन पॉलिटी के विभिन्न टॉपिक्स जैसे नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और जो है संसद और निर्वाचन आयोग शामिल है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आज आपका वो है कि संविधान के अनुच्छेद 84 में, कौन से अनुच्छेद में, 84 में के तहत कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अहिर्त तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है और देश द्वारा नियमित प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। मतलब कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो आपकी या वो राज्यसभा हो, ठीक है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी अगर स्थान के लिए यानी कि संसद में जो है लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अगर योग्यता रखता है तो उसमें एक तो भारत की नागरिकता आ गई। देश जो है किसके समक्ष वो जो है शपथ लेता है, तीसरी अनुसूची के अनुसार। देखो कई क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि कौन सी अनुसूची के अनुसार, तीसरी अनुसूची के अनुसार। तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। अब आप सोचोगे कि वो तो लोकसभा अध्यक्ष के या राज्यसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेते हैं, वो चुने जाने के बाद में लेते हैं, लेकिन योग्यता के अनुसार। जैसे कल ही आपने देखा होगा नीतीश कुमार जो है उन्होंने राज्यसभा के लिए जो है पर्चा दाखिल किया है। यहां पर देखो क्या बोल रहा है कि तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप, ये देखो, के अनुसार शपथ लेता है। तो वो जो निर्वाचन अधिकारी होता है ना, उसके सामने जो भी कलेक्टर वगैरह या जो भी निर्वाचन अधिकारी होता है उनके सामने जो है शपथ लेते हैं पर्चा भरते टाइम, ठीक है। तो वो जो है निर्वाचन आयोग इसका उत्तर हो जाएगा। जब वो चुन जाते हैं, मानो कि राज्यसभा में चुन के जाते हैं तो जो है राज्यसभा अध्यक्ष, और लोकसभा में चुनकर जाते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष उनको शपथ दिलाता है, वो सांसद की शपथ दिलाता है जो है आपकी योग्यता की नहीं। कल ही नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो जो है क्या कर रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य के लिए उन्होंने पर्चा भरा है और उसकी शपथ ले रहे हैं निर्वाचन आयोग के अधिकारी के समक्ष या निर्वाचन अधिकारी के समक्ष। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। ये अनुच्छेद 84 कहता है। फिर आपका अनुच्छेद 81 क्या कहता है वो मैं बता देता हूं। अनुच्छेद 82 में परिसीमन है, क्योंकि आजकल ये बहुत चर्चा में है तो पूछ सकते हैं। तो अनुच्छेद 82 में परिसीमन है, ठीक है। अनुच्छेद 83 की बात करें तो अनुच्छेद 83 में लोकसभा का कार्यकाल है। क्या है? लोकसभा का कार्यकाल। और लोकसभा का कार्यकाल जो है कितना होता है? प्रथम बैठक से 5 वर्ष, प्रथम बैठक से 5 वर्ष होता है, प्रथम बैठक से 5 वर्ष, ठीक है। इसके अलावा एक चीज जो और चर्चा में वो भी मैं बता दूं, 106वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन ये क्यों है चर्चा में? तो 106वां संविधान संशोधन महिला आरक्षण से संबंधित है। किससे? महिला आरक्षण से। किसमें? ये जो है 2023 में हुआ था। और ये जो है महिला आरक्षण जो है आपका, ये लोकसभा, राज्यसभा और जो राज्य के विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल में जो है महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। कितना? 33%। इसके अलावा इस संशोधन का दूसरा नाम याद रख लेना, इस संशोधन का दूसरा नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये चर्चा में है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं सारी चीजें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना जरूरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एकमात्र चैनल है पूरे यूट्यूब पर जिसमें सिर्फ सेकंड ग्रेड को समर्पित है, पूरा का पूरा चैनल। अगला जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 42, संविधान के अनुच्छेद 101(2) के अनुसार कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के लिए किसी सदन दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है। मतलब वो संसद का भी सदस्य चुन लिया जाता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, और इसके साथ में किसी राज्य के विधानमंडल का भी क्या कर लिया जाता है, वो सदस्य एक साथ चुन लिया जाता है। दो जगह, मान लो कि एक अपन एग्जांपल ले कि कोई नेता है वो राजस्थान में विधानसभा का भी चुनाव जीत गया और लोकसभा का भी जीत गया। अब क्या होगा? तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट है, संसद में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने राज्य के विधानमंडल में अपने स्थान को पहले से ही नहीं त्याग दिया हो। मतलब कोई व्यक्ति अगर राज्य विधानसभा, विधानमंडल में तो विधानसभा मान लेते हैं एक बार, और लोकसभा का एक साथ अगर सदस्य बन जाए
तो जो है एक नियम जो राष्ट्रपति बनाता है उसके अनुसार उसकी जो ऊपर वाली यानी कि जो केंद्र सरकार में यानी कि लोकसभा वाली जो है सदस्यता रद्द मानी जाएगी अगर उसने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया। इस संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा समसामयिकी सदस्यता प्रतिषेध नियम 1950 बनाए गए। इन नियमों के अनुसार उक्त अवधि कितनी निर्धारित की गई है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चुने जाने की घोषणा से 14 दिन। मतलब कोई व्यक्ति राज्य में विधानसभा और जो है केंद्र में लोकसभा का अगर जो है सदस्य एक साथ बनता है और वो विधानसभा से इस्तीफा नहीं देता है तो 14 दिन के बाद में जो है उसकी लोकसभा की सदस्यता रद्द मानी जाएगी। सरल शब्दों में यह है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है जो है पॉलिटी, लेकिन समझनी पड़ेगी। अब आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि अपना ऐप है जिसका नाम है परफेक्ट मॉक। क्या नाम है? परफेक्ट मॉक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप टेलीग्राम ग्रुप पर जो है जाकर भी इसको जो है ज्वाइन कर सकते हो या ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, या प्ले स्टोर पर भी डायरेक्ट ये परफेक्ट मॉक सर्च कर सकते हो। 3700 डाउनलोड हो चुके हैं। इस पर आपकी सेकंड ग्रेड की बहुत सारी टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें 249 रुपए में, मात्र 249 में, जबकि 1500 2000 से नीचे आजकल टेस्ट सीरीज आती नहीं है। 249 में 55 टास्क आधारित टेस्ट सीरीज टेस्ट दिए जा रहे हैं जिसमें डेमो टेस्ट फ्री है। तो मेरे कहने पर एक बार इन डेमो टेस्ट को देखें, सेम ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन बनाए गए उन डेमो टेस्ट में, और 249 रुपए में जो है 249 रुपए में 55 टेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं जो टॉपिक बेस्ड टेस्ट सीरीज है। ये डेमो टेस्ट फ्री दिए हैं, जाकर देखें। और 49 रुपए में सेकंड ग्रेड जो है करंट अफेयर की जो है टेस्ट सीरीज दी हुई है और इसमें भी डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं। तो मेरे कहने पर एक बार डेमो टेस्ट देखें। 3600-3700 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, तो आप सोचो कि क्या जो है कुछ लेवल तो होगा ही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में क्वेश्चन बोल रहा है सही सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है क्योंकि अपने को 107 2 107 3 108 4 6 109 1 इतना याद नहीं रहता, फिर भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में, क्या पता आंखों के आगे से गुजारें और वही आ जाए कि संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसन के कारण व्यपगत नहीं होगा। मतलब कोई विधेयक लंबित है और संसद का सत्र जो है वो खत्म हो जाता है तो वो जो है खत्म नहीं होगा विधेयक। ये बात अनुच्छेद जो है 107(3) में रखी हुई है, तो ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। फिर राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर जो है व्यपगत नहीं होगा। मतलब अगर कोई राज्यसभा में लंबित है और लोकसभा में पारित नहीं है और लोकसभा का विघटन हो जाता है तो वो जो है बना रहेगा। ये अनुच्छेद 107(4) में लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। सही बताना है अपने को। सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी इस अनुच्छेद के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा। ये बात कौन कहता है? तो ये बात अनुच्छेद 108(5) कहता है कि अगर मान लो कि संयुक्त बैठक बुलाई गई है किसी विधेयक के लिए और बीच में लोकसभा विघटित हो जाती है उन दिनों में, फिर भी वो बैठक बुलाई जाएगी, वो विधेयक पारित किया जाएगा। फिर है धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 109(1) ये एकमात्र सही है। वैसे ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको देख लेना है एक बार अच्छे से। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 118(3) के अनुसार निम्न में से किससे परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और उनके में परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा? मतलब कौन सा अनुच्छेद? 118(3) के अनुसार संयुक्त बैठक जब बुलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की, राज्यसभा और लोकसभा की, तो उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। किस समिति जो है या किसके परामर्श से? तो यहाँ पर जो है राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष, बी व सी। और आपको पता ही है संयुक्त जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, अनुच्छेद 39 के नीति निर्देशक तत्वों के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी नागरिक देश या अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित नहीं रहे, इसलिए राज्य निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। बहुत अच्छा जो है ये है, आपको मैं बता दूं अनुच्छेद 39 के जो है 42वां जो संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि किसी व्यक्ति के पास कोई भी नागरिक अन्य निर्योग्यता और यहां पर आर्थिक निर्योग्यता
आर्थिक या अन्य निर्योग्यता, मतलब किसी व्यक्ति के पास जो है वकील करने के लिए पैसे नहीं है, न्याय हासिल करने के लिए पैसे नहीं है, या अन्य कोई कारण से जो है वो न्याय हासिल नहीं कर पा रहा है, उसको वकील वगैरह नहीं किया जा रहा है, तो इसके लिए 39 जो कह है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत राज्य जो है निःशुल्क जो है अधिवक्ता भी प्रोवाइड करवाएगा और उसको न्याय भी दिलवाएगा। ठीक है, और इसी के तहत जो है ना, इसी के तहत राष्ट्रीय विधिक, ये क्वेश्चन आ सकता है, देखो, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 आया। अब क्वेश्चन आ जाएगी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 किस अनुच्छेद के बेस पर आया, तो अनुच्छेद 39 के, और वो कब जुड़ा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसी के तर्ज पर जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इन दो का गठन किया गया। इनका क्या किया गया, गठन किया गया। किसके बेस पर, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के बेस पर, और ये किसके बेस पर है, 39 के अनुच्छेद के बेस पर। फिर नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य निम्न में से किन आधारों पर लोक सहायता पाने का अधिकार प्राप्त करने का उपबंध करेगा, तो लोक सहायता प्राप्त, देखो क्वेश्चन क्या यहां से, देखो लोक सहायता पाने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में, तो ये अनुच्छेद 41 में है, अनुच्छेद 41 में। और इसमें जो कारण बताए गए वो मैं बता दूं, कारण है उसमें बेरोजगारी को बेकारी भी कहते हैं, बेकारी, ठीक है, बुढ़ापा, बीमारी और निसतर्कता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इनका कर्म मैं बता देता हूं, सबसे पहले बेकारी, क्योंकि कर्म पूछ लेते हैं कई बार, बेकारी के बाद में बुढ़ापा के बाद में बीमारी, और बीमारी के बाद में है निसतर्कता। अब ये कर्म भी याद रख लेना, बेकारी से बुढ़ापा, बीमारी और निसतर्कता, ठीक है, कर्म पूछ लेते हैं कई बार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व बाद में किसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया बाद में ये पूछा है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को देखते हैं, बाद में मैं आपको जो है अच्छे से क्लियर करूंगा। आजीविका के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना 39A में लिखा हुआ है, और ये पहले से मूल संविधान में ही था, ठीक है। काम की न्याय संगत दशा का निर्धारण जो है ये अनुच्छेद 42 में है, किसमें, अनुच्छेद 42 में, और यह भी पहले से ही था। फिर कार्मिकों के लिए निर्वहन मजदूरी सुनिश्चित करना, यानी कि जो मजदूर है उनके लिए एक निश्चित मजदूरी जो है वो क्या करना, सुनिश्चित करना, ये अनुच्छेद 43 में है, ठीक है। बच गया कौन सा, बच्चों के लिए स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध कराना, ये कब जोड़ा गया, अभी चलते हैं अपन यहां पर, ठीक है। देखो बाद में जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व और उनके संशोधन, सबसे पहले 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक तो अनुच्छेद 39F जोड़ा गया, जिसमें बच्चों व अल्पवयस्कों की शोषण से सुरक्षा, किससे, बच्चों व अल्पवयस्कों की शोषण से सुरक्षा, ठीक है, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। फिर 39A जोड़ा गया कि सामान्य न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता, अभी ऊपर बात करके आए ना अपन 39A की। फिर जोड़ा गया 43A उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, ठीक है, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी जो है 43A, यह भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और फिर 48A पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की सुरक्षा, ये 48A भी 42वें द्वारा जोड़ा गया। फिर बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके अनुसार अनुच्छेद 38(2) जोड़ा गया कि राज्य आय, परिस्थिति, सुविधा व अवसरों की असमानता कम करेगा। फिर जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदलकर राज्य की प्रारंभिक शेष अवस्था की देखभाल तथा 6 से कम आयु के बालकों की शिक्षा के लिए व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। पहले ये क्या था कि जो है आपका 6 से जो 14 वर्ष के बालक है उनको जो है क्या दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी। बाद में आरटी अधिनियम 2009 आ गया, ठीक है, उसके कारण जो है इसमें चेंज कर दिया गया। फिर जो है 86वां संविधान संशोधन द्वारा 6 से कम वर्ष कर दिया गया, यानी कि प्रारंभिक शिक्षावस्था की देखभाल, कहते हैं ना ईसीसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड शिक्षा, तो वो इसी से संबंधित है।
फिर 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 43B कि राज्य सहकारी समितियों की स्थापना, प्रबंधन व उन्नयन में सहायता करेगा। ये जो है 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया। तो यहाँ बच्चों के लिए स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध कराना, ये आपका जो है ऑप्शन जो है एक जो है अनुच्छेद 39F के अंतर्गत आता है। ठीक है, 39F, और ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। फिर भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द समाजवादी के लक्ष्यों से संबंधित है? जो उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना है उसमें जो समाजवादी नाम लिखा हुआ है उसके लक्ष्यों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो ये सभी के सभी हैं, इसमें A B C व सभी है। यहाँ पर देखो कैसे हैं सभी। जो अनुच्छेद 38 है आपका, ये क्या कहता है? ये कहता है कि लोक कल्याण में अभिवृद्धि करेगा। लोक कल्याण में राज्य क्या करेगा? अभिवृद्धि। शॉर्ट में लिख रहा हूं कि राज्य लोक कल्याण में अभिवृद्धि करेगा। ये समाजवादी से संबंधित है। फिर बात करते हैं आपका जो है कौन सा? अनुच्छेद 39, और अनुच्छेद 39 अभी ऊपर ही अपन पढ़ कर आए हैं। ये देखो आजीविका के पर्याप्त अवसर कई है उसमें। ठीक है, फिर आपको बात करें अनुच्छेद 46 की, तो ये भी इसमें शामिल है। अनुच्छेद 46 क्या कहता है कि SC ST व अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं, अन्य पिछड़े जो समुदाय या वर्ग हैं, ठीक है, उनकी शिक्षा व अर्थ की अभिवृद्धि करेगा। अर्थ की अभिवृद्धि करेगा राज्य। ये जो है शॉर्ट में लिखा है मैंने। तो ये सारे समाजवाद से संबंधित है। समाजवादी नाम से जो है 38, 39 और 46। क्वेश्चन नंबर 29। फिर अगले क्वेश्चन में अपने को जो है इधर अनुच्छेद दिए हुए, इधर उपबंध दिए हुए, दोनों को सुमेलित करना है। सबसे पहले अपन बात करें अनुच्छेद 43 क की। इसके अंतर्गत श्रमिकों की औद्योगिक प्रबंधन में भागीदारी, अभी ऊपर जो है संशोधन वाले में अभी पढ़ कर आए। देखो यहाँ पर अभी पढ़ा होगा अपन ने, देखो ये रहा 43A को ही 43 क कहते हैं हिंदी में। तो मजदूरों की जो है औद्योगिक प्रबंधन में भागीदारी। ठीक है, फिर जो है आपको ध्यान में रखना अगला वो है कि अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन करना। ठीक है, फिर आता है आपका अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 कहता है काम का अधिकार। किसका? काम का अधिकार। और फिर आता है आपका अनुच्छेद 44। 44 में देखो 4 यानी कि एक जैसे है ना दोनों, 4 समान सिविल संहिता। ऐसे याद किया था मैंने तो इसको कि 4 यानी कि एक जैसे हैं तो समान सिविल संहिता। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से क्या संविधान में शब्द से प्राथमिक कर्तव्य के रूप में जो है इंगित है? प्राथमिक कर्तव्य के रूप में क्या इंगित है? तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें प्राथमिक कर्तव्य किसको माना गया है? तो पोषाहार स्तर में सुधार, यानी कि जो बच्चे हैं या फिर जो आपका नागरिक है जो उनके पोषाहार स्तर में सुधार होना चाहिए, यह प्राथमिक कर्तव्य माना गया है। किसका? राज्य का। और यह बात कही गई है अनुच्छेद 47 में। किसमें? अनुच्छेद 47 में कही गई है। वनों की रक्षा अभी ऊपर पढ़ कर आए अपन। कौन सा? 48A जो आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। बाकी कर्मकारों के लिए निर्वहन मजदूरी सब ऊपर पढ़कर आ चुके हैं। अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क यानी अपन कह सकते हैं 51A अगर इंग्लिश में लिखें तो शब्दों का सही अनुक्रम क्या है? ये आपका मूल कर्तव्य है। कौन सा है? मूल कर्तव्य। और पहला ही मूल कर्तव्य है जो अपने को क्या कहता है? जो कहता है कि संविधान के आदर्शों और इनकी क्या करो? अपन आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करो? आदर करो। तो यहाँ पर बात यह है कि पहले शब्द कौन से क्रम से लिखो। देखो लेवल देखो क्वेश्चन का, और ऐसे ही लेवल आपको परफेक्ट मॉक जो चैनल अपना जो ऐप है उस पर जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें मिलेगा। तो इसमें ध्यान में रखना आपको CDAB यानी कि पहले पर यह है, दूसरे पर यह है, तीसरे पर जो है A है और चौथे पर जो है आपका क्या है? B। मतलब पहले आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करेंगे। तो इनको जो है अच्छे से ध्यान में रखना है। आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, ध्वज को D लिख सकते हैं अपन, और राष्ट्रगान को जो है वापस जो है क्या लिख सकते हैं? A लिख सकते हैं या R लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आदर्शों, संस्थाओं, ध्वज और एंथम, ऐसे जो है अपन कैसे न कैसे ट्रिक से इनको याद करना ही है अपने को। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 52। शब्दावली वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उल्लेख भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें किया गया है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है आपका ऑप्शन नंबर 51 क यानी कि हम बात करें इंग्लिश वर्जन की
क्योंकि अपन इंग्लिश में याद रखते हैं, तो ये एच में किया गया है। किसमें? मौलिक कर्तव्य जो एच है उसमें किया गया, एच जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। फिर ये जो आपका 6 है यानी कि 51A ठीक है, जी से ग्रीन, जी से ग्रीन, ग्रीन मतलब यहां पर प्राकृतिक वातावरण से मतलब है, प्राकृतिक पर्यावरण या वातावरण को सुरक्षित रखेंगे। और इसमें कर्म मैं बता दूं, वन, झील, नदी व वन्य जीव, ये कर्म है, इनका ध्यान में रखना, वन, झील, नदी व वन्य जीव। फिर आता है आपका 51A जे मतलब जॉइंट, जे से जॉइंट हो गया, तो इसमें जॉइंट मतलब व्यक्तिगत हो गया, एक तो वह सामूहिक गतिविधि, सामूहिक गतिविधि, बस ऐसे शब्द याद रखने, बाकी तो वैसे अपने आप आ जाएंगे अपने को। जैसे जॉइंट यानी सामूहिक, ठीक है। एच हो गया। जय, ये 51A आई फॉर इनकम, इनकम मतलब संपत्ति, तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। और इसमें एक और जोड़ लेना, हिंसा से दूर, हिंसा से दूर रहोगे तो इनकम अच्छी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क यानी कि जो मूल कर्तव्य है के उपबंधों के तहत प्रयुक्त परिरक्षण यानी जो प्रिजर्व शब्द है वो किससे संबंधित है? तो जो प्रिजर्व जो आपका शब्द है आपका, वो जो है समसामयिक की संस्कृति की गौरवशाली परंपरा से संबंधित है। और ये 51A का एफ है, क्या है? एफ, एफ मतलब फैंसी, फैंसी कल्चर, तो सामयिक सिख संस्कृति, ठीक है। फिर आपका कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क अड़े का मतलब हो गया आपका ई, क्योंकि क्या खा गया, तो 51A जो है में जैसा कि समरसता तथा समान भातृत्व की भावना के निर्माण के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेखित है। शब्दों का सही क्रम क्या है? बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। इसका सब सही क्रम है धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग। ध्यान में रख लेना, पहले धर्म है, फिर भाषा आती है, फिर प्रदेश, फिर वर्ग आता है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? हिंसा से दूर रहें, अभी अपन बात करके आए, आई के अंदर है ये लिखा हुआ। देश की रक्षा करें, बिल्कुल मौलिक कर्तव्य है। ये डी में आता है डिफेंस, मतलब डी से डिफेंस करके रक्षा करें, ठीक है। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करें, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, ये भी मौलिक कर्तव्य है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। और नीति निर्देशक तत्व किसके ऊपर भारित होता है? राज्य, मतलब राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण राज्य करेगा, सरकार करेगी, यह नीति निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ है। बाकी तीनों क्या है? मूल कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 56, सुमेलित करना है। इधर राज्यसभा की सीटें, इधर राज्य है, इनको तो आपको जो है देखो रटना ही पड़ेगा या कैसे न कैसे याद रखना ही पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में आपकी 3 सीट है, ठीक है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 5 सीटें हैं, ठीक है। बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में 7 सीटें हैं, ठीक है। इसका देखो अब मैं एक ट्रिक बताऊंगा, रुको 1 मिनट। बात करें झारखंड की, तो झारखंड में जो है आपकी 6 सीट है। अब इसमें ट्रिक कैसे लग सकती है, देखो रियलिटी में बता देता हूं ट्रिक की, कि मेरे सामने ये क्वेश्चन आ जाता, क्योंकि सिलेक्शन कैसे होता है? सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, सिर्फ पढ़ाई से सिलेक्शन होता तो बहुत सारे लोग सिलेक्शन ले लेते। सिलेक्शन होता है कि दूसरों से एक कदम आगे कैसे रहेंगे। ये क्वेश्चन आ गया कि यार मैंने तो राज्यसभा सीटें कैसे याद रखें यार, 28-29 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, कैसे याद रखें? तब चलता है दिमाग। और ये दिमाग आपको जो है, ये इस क्वेश्चन के 2 नंबर आपको बहुत आगे ले जाएंगे। आपको दिमाग कैसे चलाना है यहाँ पर, कि दिमाग चलाने का एक ही तरीका है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? सबसे ज्यादा ऑप्शन देखो, चारों में तेलंगाना की है सबसे ज्यादा जनसंख्या, 6-7वें नंबर पर ये आंध्र प्रदेश अलग होने के बाद में हालांकि थोड़े कम हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी की है। और सबसे कम ऑप्शन में देखे तो हिमाचल प्रदेश की है, क्योंकि छोटा भी राज्य है। तो सबसे ज्यादा सीटें किसकी होगी? तेलंगाना की। सबसे कम किसकी होगी ऑप्शन के हिसाब से? तो सबसे कम होगी, क्योंकि डायरेक्ट तो पूछा ही नहीं है ना, सुमेलित ही तो करना है। तो सबसे कम होगी हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल का A का 2 देखो किसमें, A का 2 इन 2 में है, ठीक है। और जो है C का चौथा किसमें, कौन सा? C का चौथा, तो C का चौथा इन दोनों में। तो बात यहां पर फंस गई। फिर क्या करोगे? झारखंड और छत्तीसगढ़, झारखंड व छत्तीसगढ़। तो झारखंड सघन इलाका है, छत्तीसगढ़ जंगली इलाका है, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि झारखंड की जनसंख्या छत्तीसगढ़ से ज्यादा है। तो यहां पर फिर जाकर जो है ये उत्तर आपके सामने आएगा। और कई बार इन 2 से भी आ जाता है, तो ऐसे करके आपको ट्रिक लगानी ही होगी, ठीक है। असत्य कथन का चयन कीजिए, कर देते हैं।
प्रश्न काल में संसद सदस्य 15 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर कोई भी संसद सदस्य है वो 15 दिन की पूर्व सूचना पर जो है किसी भी मंत्री से जो है क्या पूछ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है। बिल्कुल। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है तथा इनके अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। ये देखो, तारांकित प्रश्न, उत्तर मौखिक और पूरक प्रश्न दे सकते हैं। और प्रश्न पत्र का रंग क्या होता है, हरा होता है। इसमें ये भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। प्रश्न पत्र का रंग क्या होता है, हरा होता है। तो तारांकित प्रश्न, उत्तर मौखिक, अनुपूरक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित, अतारांकित प्रश्न लिखित उत्तर और इनका अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, तो नहीं पूछ सकते। और इनका जो प्रश्न पत्र का रंग क्या होता है, सफेद, ठीक है। अल्प सूचना प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है तथा इनके अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो अल्प सूचना जो है प्रश्न, इनको मौखिक उत्तर और अनुपूरक क्वेश्चन देते हैं और इनका गुलाबी रंग होता है, पर जो पत्र होता है उनका, तो यही गलत हो गया। उत्तर लिखित नहीं मौखिक होता है। और जो अतारांकित प्रश्न होते हैं वो तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होते हैं। और अल्प सूचना लोक महत्व यानी कि जो है जनता के महत्व के होते हैं। गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न ऐसे सदस्य से पूछे जाते हैं जो मंत्री नहीं है, ठीक है। मतलब कोई ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है जो मंत्री के अलावा किसी से पूछे, तो उसको गैर सरकारी प्रश्न कहते हैं। शून्य काल क्या होता है, प्रश्न काल के ठीक बाद। प्रश्न काल कब से कब होता है, 11 से 12 बजे के बीच में होता है। कौन सा काल, प्रश्न काल, ठीक है। फिर आता है शून्य काल जो 12 से 1 के बीच में होता है, यानी कि प्रश्न काल के ठीक बाद, इसको शून्य काल कह जाते हैं। शून्य काल भारतीय संसदीय व्यवस्था खुद की देन है, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है इसका। इस शब्द का उद्भव 1962 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। परिसीमन आयोग के निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई परिसीमन हो रहा है तो आप न्यायालय में, कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। परिसीमन आयोग के निर्णय तत्कालीन समय में चल रही लोकसभा तथा विधानसभाओं पर प्रभावी नहीं होते, सही है। भविष्य जो है ना, भविष्य में लागू होते हैं, मतलब आने वाली पर लागू होते हैं, ठीक है। वर्तमान में चल रही किसी भी विधानसभा और लोकसभा पर प्रभावी नहीं होते। वर्तमान समय में लोकसभा तथा विधानसभाओं का परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर है। बिल्कुल गलत बात है, ये हो गया असत्य। अब आप सोचोगे यार 1971 में ही है, ऐसा नहीं है, थोड़ी चीजें समझ लें। परिसीमन क्या होता है, मान लो कि लोकसभा और जो विधानसभा है ना, इनकी जो सीट निर्धारण है ना, सीट निर्धारण 1971 की जनगणना ही है, 1971 की जनगणना है। लेकिन जो परिसीमन है ना आपका, परिसीमन ये जो है 2001 की जनगणना पर है वर्तमान में। 2001 की जनगणना। अब समझो कैसे, मान लो कि अपन राजस्थान की बात करते हैं, संसद को छोड़ो एक बार, राजस्थान की बात करें अपन, तो राजस्थान में मान लो कि 200 सीट है, 200 सीट है ना विधानसभा में, ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। लेकिन परिसीमन, मान लो कि एक हमारी रतनगढ़ विधानसभा है जो मेरी, उसका सीमाएं कौन सी होगी, ये जो है ना, ये निर्धारण 2001 की जनगणना के अनुसार किया गया है। सीटें 1971 के अनुसार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन परिसीमन नहीं है। क्या पता कुछ गांव, कुछ जगह पहले किसी और में थे, 2001 की जनगणना से किसी और में डाल दिए। तो जनगणना 1971 वाली मानी गई है किसमें, सीट निर्धारण में। लेकिन परिसीमन में 2001 की जनगणना है, ध्यान में रखना। पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के निर्वाचन में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं होती। बिल्कुल, पंचायत यानी कि जो सरपंच और नगरपालिकाओं के चुनाव होते हैं ना, वो राज्य जो है निर्वाचन आयोग करवाता है, जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से अलग है। फिर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तों पदावधि अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति समिति में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं होता। तो इसमें एक तो प्रधानमंत्री सम्मिलित होता है, एक लोकसभा में विपक्ष का नेता और एक प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नवाचार भारत निर्वाचन आयोग का नहीं है। सुगम भारत निर्वाचन आयोग का है। ये क्या कहता है, जो भी वाहन प्रयुक्त होते हैं ना, वाहनों के भुगतान से संबंधित, मान लो कि जो भी किराए पर चुनाव में वाहन लिए जाते हैं उनके भुगतान से संबंधित ऐप है ये सुगम। जेनेसिस है आपका जनरल इलेक्शन सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें जो चुनाव होते हैं ना, उनका डाटा जो है वो ऊपर तक पहुंचाने के लिए, ऊपर तक मतलब चुनाव आयोग तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। मान लो कि
चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के कि किस गांव से किस शहर से कितने वोट अभी तक पड़ चुके हैं, ये डेटा जो है जेनेसिस सिस्टम से ऊपर जाता है। सी विजिल जो है ये किसके काम आता है, ये जो है कि कहीं पर आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, कहीं पर आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो उसका जो है नागरिक जो है ना, भारत के नागरिक सीधा जो है शिकायत कर सकते हैं। किसके द्वारा? सी विजिल ऐप के द्वारा। तो यहाँ पर जो है ये जो VIGY है या विज आई है, ये जो है नवाचार नहीं है। तो ये अपने क्वेश्चन हो चुके हैं 60 और आज की क्लास मुझे लगता है बहुत भयंकर क्लास थी। अब क्वेश्चन नंबर 61 से जो है अपने अगली क्लास में देखेंगे। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला जो क्वेश्चन है आपके वो अधिगम से संबंधित है, उसको अलग से देखेंगे। धन्यवाद।